लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोग्राम किया था फाइल और फाइल रीडर का, फाइल हैंडलिंग के थ्रू। आज हम करेंगे फाइल और फाइल राइटर का एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम कुछ लिखेंगे। इस तरीके से बनाया गया है प्रोग्राम कि इसमें हम कुछ लिखेंगे कंसोल पे, और वो ले जाकर किसी एक सम फाइल में वो रिकॉर्ड कर देगा, स्टोर कर देगा, डाटा को सेव कर देगा। तो ये डायनेमिक हो जाएगा आपका कि आप कंसोल पे कुछ भी लिख रहे हैं वो जाकर उस पर स्टोर हो जा रहा है। लास्ट टाइम हमने फाइल राइटर का या आउटपुट स्ट्रीम का जो प्रोग्राम बनाया था, उसमें जो भी हमने प्रोग्राम के अंदर ही लिखा था वही जाकर स्टोर हो रहा है, तो वो स्टैटिक था। लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाएंगे। इसमें हम यूज़र से ही मांगेंगे कि उसको क्या स्टोर करना है, तो कुछ भी देगा और फिर वो ले जाके हम उसमें फाइल में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके का प्रोग्राम बनाया है फाइल और फाइल राइटर का। इसी प्रोग्राम को मैं बनाती हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है हमारा, तो उसमें ही से जो लास्ट हमने बनाया था उसी में एडिट कर देते हैं। इसके बाद एक ब्लॉक है हमारे पास, वो और रहता है बस। ठीक है, ये थर्ड ब्लॉक है। ये थर्ड ब्लॉक यहाँ खत्म हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। तो उसके बाद फोर्थ ब्लॉक है। कम टाइम लेगा वो, पर हो जाएगा, उसकी जल्दी हो जाएगा। फाइल हैंडलिंग का दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें हम लोग फाइल और फाइल राइटर को यूज़ करेंगे। फाइल एंड फाइल राइटर, ठीक है, ये यूज़ करेंगे हम लोग। तो एक ऐसी कुछ भी फाइल का नाम दीजिए जो कि बनी नहीं होगी और अब बनेगी। हम लोग लिखेंगे एक ऐसी फाइल का नाम दे दे a1.txt। वो मेरे डेस्कटॉप पे नहीं है, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद फाइल राइटर का नाम लिखेंगे। अब ये सब नहीं चाहिए मुझे, कंटेंट लिखना है। फाइल राइटर फाइल, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे यूज़र से भी लेना है, तो यूज़र से लेने के लिए हमने याद किया था, अरे तैयार किया था इनपुट स्ट्रीम रीडर, वो भी तो हो गया है IST रीडर सिस्टम। आप लोगों को अगस्त में एग्जाम तो नहीं देना है ना गौरव? आपका आपका नहीं है ना? ठीक है, आप लोगों को तो दिसंबर में पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ ही खत्म कर दूँगी पूरा। अभिषेक आज को क्लास में मैसेज किया। तो ये सब मैसेज किया।
ओबी लिया हुआ है तो ओबी डॉट राइट। ठीक है, ओबी देखिए, ओबी फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट है। राइट एक मेथड होता है जो ले जाके फाइल में डेटा को राइट कर देता है, यानी A1 के अंदर A1 डॉट टी के अंदर डेटा कुछ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा डेटा राइट होगा जो एस में आया है, और एस में कौन सा डेटा आया है, यूजर से डेटा वो एस में स्टोर किया है। मतलब इस तरीके से लिंक चल रहा है ये। मैंने यूजर से कहा कुछ भी डेटा एंटर कीजिए, उसने जो डेटा एंटर किया वो मैंने एस में रख लिया, और एस को मैंने ओबी में राइट कर दिया। ओबी में क्या, ये नई फाइल है, ये नई फाइल बनेगी। फाइल राइटर या जब भी आउटपुट स्ट्रीम का काम करते हैं हम, तो एक नई फाइल बनती है। और जब हम लोग इनपुट का या रीडिंग का काम करते हैं तो पहले से बनी हुई फाइल को ही रीड करते हैं। ठीक है, तो ये अभी बनेगी, ये न्यू फाइल है बिल्कुल, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बनेगी नहीं, अभी बनेगी फाइल। तो कुछ इस तरीके से कि पहले मैंने यूजर से डाटा लिया, वो एस में गया, एस को मैंने राइट कर दिया है किसमें, ओ। ठीक है, ये रहा ओबी, ओबी के अंदर क्या है, ओबी के अंदर एफ है, और एफ के अंदर क्या है, एफ के अंदर मेरी फाइल का नाम। कुल मिला के मेरी फाइल के अंदर ये डाटा को डाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा। बन गया है ये, बहुत सिंपल प्रोग्राम। क्लोजिंग वगैरह, क्लोजिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हैं। क्लोज फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, मेमोरी को क्लीन करने के लिए लास्ट में क्लोज को यूज किया करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्लोज करना, डेमो चल जावा से डेमो। एंटर एनी डेटा, मुझे कह रहा है कोई डेटा डालो। ऐसा कुछ मैंने मैसेज लिख दिया, एंटर किया। ठीक है, अब देखते हैं हमारी फाइल बनी है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। इज इट विजिबल, डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है आपको? डेस्कटॉप में ना ये फाइल बंद तो गई है ये रही। अब इसको खोल कर देखते हैं इसमें डाटा आया है या नहीं। दिख रहा है डाटा, ये, तो ये डायनेमिक हो गया प्रोग्राम, फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम डायनेमिक कर दिया मैंने कि जो यूजर देगा वही जाके इसमें स्टोर हो जाए। ठीक है, ये रहा प्रोग्राम सामने है आपके, अपने एंड से देख लीजिए। नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट्स में है, ये वही प्रोग्राम बनाया है। एडिट कर देगा। हाँ, एक बार फिर चला लेते हैं, ये रहा। ठीक है, दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है ना, तो ये एडिट कर देता है, मतलब
ओवरराइट कर देता है पूरा ही डेटा। ये प्रोग्राम है, अभी आप देख लीजिए अपने एंड से, अगर इसको आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। अरे आगे कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग का अगर प्रोग्राम, ठीक है, फाइल हैंडलिंग का अगर कोई प्रोग्राम आएगा तो आप दोनों प्रोग्राम में से कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट टाइम करवाया था फाइल रीडर वाला और ये फाइल राइटर वाला। फिर मैंने कहा था इसमें एक प्रोग्राम हम ऐसा करेंगे कि मैंने कि कॉपी कर दे, जैसे एक फाइल का डेटा रीड करे और फिर दूसरे में उसको कॉपी कर दे। ये आया हुआ है एग्जाम में आपके, और आपके कोर्स में भी होगा। MCS 24 में आप जाएंगे ना इस चैप्टर में, तो लास्ट में दे रखा है जो चेक योर प्रोसेस करके नहीं आता है, उसमें एक प्रोग्राम दे रखा है, वो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। उसको ट्राई करते हैं यहाँ पर एक बार। तो पहले तो फाइल को रीड करना पड़ेगा तो ये राइट करेगा, माने रीडिंग और राइटिंग एक साथ चलेगी हमारी, ठीक है। पहले हम बनाएंगे फाइल रीडर का प्रोग्राम, ठीक है। फाइल रीडर FR कर देती हूँ। सारे ऑब्जेक्ट फाइल रीडर फाइल राइटर सब चाहिए होगा मुझे। is equals to FR is not equals to -1। ठीक है, इसके बाद हम क्या इसमें राइट करेंगे, इसमें करेंगे ये OB डॉट और FW को हम लोग कर देंगे यहाँ पर क्लोज। तो देखते हैं ये वाला करता है काफी नहीं। मैंने यहाँ पर किया है A1.txt के अंदर सम डाटा होगा, उसको FR से रीड करेगा और FW में राइट कर देगा। डाटा दिया है, S राइट करेगा, राइट करेगा, कैर ऑफ आई राइट करेगा, कैर ऑफ आई को राइट करेगा। मेरा कमांड प्रॉम्प्ट क्लियर हो रहा है। कंपाइल किया और रन कर दिया,
ठीक है, रन कर दिया है, देखते हैं फाइल का आउटपुट क्या आता है। तो सब एक बार जाते हैं। दूसरी फाइल में खाली कर दिया। कोई और फाइल का नाम, कोई फाइल पर नहीं है, एक्स वाई जेड को कुछ लिख देते हैं यहाँ पर। another file into another file, ऐसा सब मैंने लिख दिया है इसको। xyz.txt इसका डाटा, yz.txt का डाटा f में गया, ठीक है। उसके बाद एक और फाइल f1 इज इक्वल टू न्यू फाइल 8, इसमें जाएगा डाटा, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे f1 में रीड होगा, f और सी डाटा रीड होगा, ठीक है। एंड f1 में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी f1, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एक बार मैसेज लिख देते हैं, अगर ये लाइन चल रही है तो इसका मतलब है कि डाटा चल रहा है। कॉपी लिखा आ गया, ठीक है। a2.txt बनना रहा, आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। a2.txt में है। अब हम एक xyz देख लेते हैं कि उसमें से तो नहीं हट गया डाटा। देखिए a2.txt में भी सेम डाटा है और xyz.txt में भी सेम डाटा है, इस तरीके से होगा, ठीक है। यही करना चाह रहे थे हम, कि एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल पे कॉपी हो जाए, यानी कॉपी पेस्ट का काम करना था हमें। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोग्राम ये। इसमें फाइल रीडर भी यूज होगा। फाइल रीडर से क्या होगा, एक्स वाई जेड का डाटा रीड करेगा, और फाइल राइटर से क्या होगा, a2.txt में जाके कॉपी कर देगा, मतलब इसका डाटा उठाएगा और इस वाली फाइल में ले जाके रख देगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी रहेगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है, अभी कट पेस्ट का नहीं है पूरा। उसके बाद जैसे रीड और राइट होता है, पहले तो रीड होगा, ये रीड का लॉजिक आप लगाए हैं, ठीक है। ये एक एक डेटा को रीड करेगा और उस एक एक डेटा को रीड करके कहाँ ले जाके राइट करेगा, एफ डब्ल्यू, यानी कि फाइल राइटर के अंदर F1 के अंदर राइट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से एक प्रोग्राम, ठीक है। ये कॉपीड सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि कंसोल पे हमें कॉपीड लिखा हुआ दिखाई देगा, और नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखा दिखाई देगा इसमें, ठीक है। ये प्रोग्राम पूछा जाता है, कॉपी करने का है, इसको मैं एडिट कर देती हूँ, इसको नोट कर लीजिए। प्रोग्राम फाइल कॉपी करना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे करते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए।
ठीक है ना, फाइल रीडर फाइल राइटर दोनों एक साथ यूज हो गया, ठीक है इसमें। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पहले मैं सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर लूँ। टैब, तो यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक करना है, सीरियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत वेटेज रखता है ये, कुछ 10 to 15 मार्क्स का इस तरीके से मार्क्स आता है इसका, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने तीन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और जो है कि तीन प्रोग्राम इसमें बनते हैं, माने एक प्रोसेस को करने के लिए वी हैव टू क्रिएट 3 प्रोग्राम्स, 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स इसमें हमें क्रिएट करने पड़ेंगे एक प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा, और एग्जाम में अगर पूछेगा तो हमें तीनों प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, तो कुछ 10 to 15 मार्क्स का ही आता है, अगर आता है, ठीक है। और 90% प्रोग्राम में यानी उसमें एग्जाम में मैंने देखा है ये मतलब आया है, तो सीरियलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये सीरियलाइजेशन है, एक आपने मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा होगा, अगर याद है तो हम मल्टी थ्रेडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस था, याद है थोड़ा सा भी? हाँ, तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं सिंक्रोनाइजेशन और सीरियलाइजेशन। क्या करते हैं, सीरियलाइजेशन आया है तो वो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन लिख के आ जाता है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़्यादातर पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। सीरियलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, सीरियलाइजेशन प्रोसेस एक लाइन में लिखा हुआ है कि डेटा को सेव करना है परमानेंट एक किसी फाइल के अंदर, ठीक है। एक फाइल के अंदर, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर ही सेव होगा, वो फाइल इजीली एक्सेसिबल होगी लेकिन रीडेबल नहीं है, ठीक है। उस फाइल को आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं उसके अंदर जो भी है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है वो आप रीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अदर लैंग्वेज में चेंज करता है। मतलब होता क्या, ये सीरियलाइजेशन प्रोसेस क्या है, आप यूजर का डेटा सेव कर सकते हैं फाइल में, परमानेंटली सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए, ऑब्वियसली जब तक खुद डिलीट नहीं करेंगे वो नहीं होगा, तो परमानेंटली उसको सेव कर सकते हैं, और वो किसी अदर लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा और जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को फिर आप उसको, अगर आपको खुद देखना है तो आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए, माने एक तरीके से कोड वर्ड में चेंज हो जाएगा, तो डिकोड करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस आपका सीरियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। सीरियलाइजेशन का मतलब यहाँ पर सीरियल नंबर देना वाला सीरियलाइजेशन नहीं है, बच्चे ये सेंस भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। सीरियलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि एक डाटा उठाइए यूजर का, इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, या ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हम ऐसे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, उठाते हैं और उसको सीरियलाइज कर देते हैं, यानी कि परमानेंटली सेव कर देते हैं एक अदर फाइल में, किसी अदर कोडिंग करते हैं, किसी अदर लैंग्वेज में, कोड वर्ड में वो चेंज, फिर अभी उसको देखना है अगर आपको, तो उसको डी सीरियलाइज, यानी कि उसको वापस से बैक टू नॉर्मल लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, तो आप जाके उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो जब हम जैसे डेटाबेस में डाटा सेव करते हैं, लेकिन डेटाबेस खोलता नहीं है, देखता नहीं है, जब खुलेगा तो डाटा वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सेव करते हैं, लेकिन यहाँ पर डाटा वैसा नहीं रहता, यहाँ एक कोड वर्ड में चेंज हो जाता है, मतलब अदर लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, तो इट इज़ अ प्रोसेस। हाँ, एक तरीके से इनक्रिप्ट हो जाता है, फिर उसको रीड करना होगा अगर आपको, तो आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तो जाके आप रीड करें, ठीक है। तो इनक्रिप्ट करना मतलब सीरियलाइज करना, और डिक्रिप्ट करना मतलब कि डी सीरियलाइज करना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर, आगे समझ में, ठीक है। तो ऑब्वियसली थ्योरी वगैरह है नहीं इसमें ज़्यादा, यही जितना लिखा है सिर्फ इतना ही है, थ्योरी नहीं है इसमें, सारा कुछ प्रोग्राम के थ्रू ही समझाया गया है। तो पढ़ लेते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेव या परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है सेव हो गया, डिफरेंट थिंग, परसिस्ट मतलब परमानेंटली सेव कर दिया, हमेशा के लिए सेव, परसिस्ट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है।
ग्लोबल वेरिएबल इन अ फाइल, तो ग्लोबल वेरिएबल्स को ही सेव करता है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स में ही हम यूजर की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, हम यूजर की इन्फॉर्मेशन ग्लोबल वेरिएबल्स में, आप कोई भी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, कभी आपने C++ पे कैसे भी काम किया होगा, तो आपने ग्लोबल वेरिएबल्स में ही यूजर का इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसी में रखते हैं। फिर उसी ग्लोबल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में इसलिए रखते हैं क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल कहीं पर भी जाकर काम कर सकता है ना। अगर आप उसको लोकल वेरिएबल में रखेंगे तो वो तो एक फंक्शन के लिए स्टक कर गया, या एक फंक्शन के लिए ही रह गया, वो तो किसी और में जाएगा नहीं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम कहीं पर भी उसको ले जाकर उससे काम कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल के पे ही ये फोकस करता है। तो ग्लोबल वेरिएबल का डाटा को ये हमेशा के लिए सेव कर देता है एक फाइल के अंदर। ठीक है, इसमें दो क्लासेस यूज होती है, एक ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास होती है, एक ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास होती है। एक सीरियलाइज करेंगे तो दूसरा डी सीरियलाइज, यानी कि एक से राइट करेंगे, आउटपुट स्ट्रीम है ना, एक ये हो गया राइट करने के लिए, डाटा को राइट किया अदर लैंग्वेज में चेंज करके, तो ये फिर रीड करने का काम करेगा नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लैंग्वेज, और फिर ये रीड करने का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये बाइट स्ट्रीम की दोनों क्लासेज है। ठीक है, आगे करते हैं। 146, 147, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, मैंने कहा कि डेटा को राइट करना है ना, एक फाइल में तो राइट करेंगे ना आप, किस जहाँ आप राइट करेंगे वो जाकर सेव हो जाएगा, अदर लैंग्वेज में चेंज होगा। तो ये वो काम करता है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। इट इज यूज टू राइट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल को ये राइट करता है। ओनली ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेबल इंटरफेस लिखा हुआ है, सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस होता है। ठीक है, परसिस्ट करने का काम करता है। तो हमें सीरियलाइजेबल इंटरफेस के थ्रू डाटा को इस डाटा को प्रोग्राम नीचे देखिए, आईडी और नेम को सीरियलाइज करा। ठीक है, कैन बी रिटर्न टू द स्ट्रीम। फिर आउटपुट ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का क्या काम होता है, डी सीरियलाइज करने का, माने कि डाटा को रीड करने का। ठीक है, रीड करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भाई। इसके बाद सीधे प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम में देखिए क्या है, 3 प्रोग्राम मैंने बनाए। पहला ये फाइल 1, पहला प्रोग्राम तो ये बनाया है मैंने, या प्रोग्राम कर देते हैं इसको। पहला प्रोग्राम ये लिखा, पहला प्रोग्राम ये है कि कौन सा वाला डाटा हमें सेव करना है, या किस डाटा को हमें सेव करना है हमेशा के। तो पहले तो वो बना दिया हमने। ठीक है, ये आगे हमें ये जावा बीन्स के प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि जावा बीन इसको कहा जाता है। तो जावा बीन और डिटेल में क्या होता है, वो 4th यूनिट में है आपका, नहीं 4th ब्लॉक में है आपका, उसमें समझिए। ठीक है, अब ये समझिए जावा बीन तरीके की क्लास है, उसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमें पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह चाहिए होती है। ठीक है, तो जावा बीन वाली क्लास कहीं पर भी जा सकती है। तो अभी मुझे ये वाली क्लास का कंसेप्ट, यानी आईडी और नेम, ये वाले प्रोग्राम का कंसेप्ट जो है आईडी और नेम, मुझे इस वाले प्रोसेस प्रोग्राम में भी चाहिए, और अगला एक प्रोग्राम और बनाया है मैंने, उसमें भी चाहिए मुझे। तो आपका ये प्रोग्राम कहीं पर भी जा सकता है। ऐसे प्रोग्राम को हम जावा बीन प्रोग्राम कहते हैं, और इसमें मेनली हम बोल रखते हैं यूज़र का डाटा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक एम्प्लॉय है तो 20-25 इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर एम्प्लॉय की होती है। तो उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका एम्प्लॉय नेम, उसका सैलरी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसका एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, इधर का कॉन्टैक्ट नंबर, उधर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जब आप एक्चुअल एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना इन्फॉर्मेशन हम एक यूज़र का रखते हैं। नहीं तो आपने फॉर्म भरे होंगे, आपने किसी जॉब वगैरह के लिए फॉर्म भरे होंगे इंटरनेट पे, आपने किसी एग्ज़ाम वगैरह के लिए फॉर्म भरेंगे, तो आपने खुद देखा होगा कितनी इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं। आपसे फाइल भी करते हैं, अगर आप रिज्यूमे अपनी स्टोर करवाते हैं वहाँ पे, तो ये सारा चीज़ वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करते होंगे ना, वो डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो यही 20-25 इन्फॉर्मेशन होती है जो ग्लोबल वेरिएबल बनाकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में मुझे वो इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी चाहिए, आपका नाम कहीं से भी वो सर्च कर लेते हैं, इसी वजह से होता है। तो वो ग्लोबल वेरिएबल में रहते हैं। तो एक फाइल में बनाकर रखते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, वो उस फाइल को जावा बीन कहते हैं। ठीक है, ताकि उसको कहीं पर भी यूज़ किया जाए। तो दिस प्रोग्राम इज जस्ट लाइक जावा बीन प्रोग्राम। बाकी जब जावा बीन आएगा उसमें डिटेलिंग में जाएंगे। मुझे क्या करना था, मुझे आईडी और नेम पे फोकस करना था। स्टूडेंट का प्रोग्राम मैंने बनाया, सिंपल स्टूडेंट का प्रोग्राम बनाइए, स्टूडेंट डॉट जावा से इसको सेव कराइए, और इसमें एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दीजिएगा।
कंस्ट्रक्टर इसलिए क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इससे रिलेशन बना सकते हैं। तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कहीं और, तो ये चीज़ें सारी की सारी एक्टिव हो जाए, यानी आईडी एक्टिव हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से, और आईडी और नेम को देखिए मैंने फिक्स नहीं किया है यहाँ पर, यूजर से ले लो जो यानी कि कॉल करते वक्त जो भी डालिएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक प्रोग्राम बनेगा हमारा। तो कम से कम 3 प्रोग्राम बनेंगे। मैं तीनों प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाती हूँ इसमें। यहाँ पर तो पहला है सीरियलाइजेशन प्रोसेस, हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये आता है एग्जाम में। सीरियलाइजेशन प्रोसेस का प्रोग्राम 1 आपकी बुक में दे रखा है, तीनों एक ही में डाल रखा है, तीनों प्रोग्राम एक ही में डाल रखा है, जो थोड़ा सा मैसेज दिखता है, समझ नहीं आता, उसी को 3 अलग प्रोग्राम में ब्रेक किया है मैंने। java.iu.star पब्लिक क्लास स्टूडेंट, जो लिखा है वही लिख दो। सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है, इसलिए हम लोगों को इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लिखना पड़ेगा। आईडी यहाँ पब्लिक इसलिए लगाया जा रहा है, पब्लिक का कंसेप्ट हम समझते हैं, ये प्रोग्राम कहीं और जाएगा, किसी और के साथ रिलेशन बनाएगा, तो फिर इसलिए हम लोगों को पब्लिक बनाना पड़ेगा चीज़ों को ना। पब्लिक नहीं बनाएंगे तो चांसेस है कि वो नहीं जाए आगे। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम, 2 फीचर से 2 ग्लोबल वेरिएबल मैंने बना दिए, उसको मैंने सीरियलाइज किया, ठीक है। सीरियलाइज होने जाएगा, 2 ग्लोबल वेरिएबल्स बस मैंने लिए हैं, ठीक है। मेन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये प्रोग्राम को हम पूरा नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम रन नहीं होगा, हमें कुछ है नहीं, हमें तो सिर्फ इसके चीज़ें चाहिए, माने आईडी और नेम चाहिए। दिस कीवर्ड से लगाया है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम है, ठीक है। सिर्फ इसलिए दिस कीवर्ड लगाया है, ऐसा नहीं है कि दिस ही लगाएंगे तो चलेगा, आप अलग भी लगा सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पर आई ले लूँ, ठीक है, तो मुझे दिस कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे ये समझ में, सेव कर देते हैं स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट डॉट जावा। इसको कंपाइल करा देते हैं, एक एक करके कंपाइल कराएंगे। जावा सी स्टूडेंट रन नहीं होगा ये, जैसा कि मैंने कहा इसमें मेन नहीं है, वो मेन ढूंढने लग जाएगा और हमें रन नहीं कराना है। देखो रन नहीं करेगा, देखिए ना, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास, प्लीज डिफाइन मेन मेथड, तो मेन नहीं मिल रहा है इसको, तो हमें रन नहीं कराना है, हमें सिर्फ कंपाइल करा के स्टोर करना है। तो कंपाइल हमने करा दिया है इसको। दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। दूसरे प्रोग्राम के लिए एक अदर अलग से नोट कर दी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
आपको डेमो बनना क्या ना आ जाए, ठीक है, नोट कर लेना। डेमो 1 डेमो 2 दे दूंगी मैं, हालांकि प्रोग्राम 2 है ये, पहला प्रोग्राम तो ऑलरेडी हो गया हमारा। पब्लिक स्टैटिक इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे जो क्लास हमने बनाई थी स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे क्योंकि हमने पैरामीटर दिया हुआ है। पहले इंटीजर था, इंटीजर फिर is equals to new file output, फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि अब एक फाइल बनेगी। आउटपुट स्ट्रीम का मतलब होता है नई फाइल बनती है, आउटपुट स्ट्रीम और राइटर का मतलब होता है एक नई फाइल बनेगी, क्योंकि हमें बनानी है, हमें 101 को और रवि को उसमें डिकोड करते हुए एनकोड करते हुए हम उसको सेव करवाना है। तो फाइल का नाम हम यहाँ पर दे देंगे, एक नई फाइल का नाम देना है मुझे, एनकोड ही नाम दे देती हूँ, एनकोड डॉट कोडिंग जाएगी वहाँ पर और सेव हो जाएगी। ठीक है, बनेगी अभी ये फाइल।